अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इसका सीक्वेंस जो है थोड़ा सा मैंने आगे पीछे किया है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये इंडिया से मुझे भेजी गई है। उनके ताया अब्बू जो उन्होंने कहा है उनका रियल नाम ही लिया जाए, उनका नाम था कबीर और उनकी वाइफ जिनका नाम था सुल्ताना। ये दोनों रियल नेम हैं। उन्होंने कहा ये रियल ही रहने दीजिएगा और बाकी जो नाम है वो बेशक आप फ़र्ज़ी रख सकते हैं। ये एक सच्ची कहानी है और जो जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है उनशा। मैं उसको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, उर्दू में भी आप लिख देती। उनशा उनका नाम है और लखनऊ की ये कहानी है। काफ़ी पुरानी कहानी है लेकिन एक ऐसा वाक़या है जो आज भी वहाँ के लोग जो बुज़ुर्ग हैं इस वाक़ये को जानते हैं और बड़े मज़े से इस वाक़ये को सुनाते हैं। उनशा ने जिस तरतीब से मुझे भेजा कहानी तो मुझे सारी समझ आ गई, लेकिन उसको जो मैंने तरतीब दी है मैं उसको अपने लफ्ज़ों में सुनाता हूँ। कबीर पढ़ने के बाद उसने वहाँ पुलिस को ज्वाइन कर लिया। कबीर एक खुश शक्ल नौजवान था, खूबसूरत भी था, लंबा चौड़ा सा था और स्लिम स्मार्ट सा था। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार एक पुलिस ऑफिसर था। जब बेटा कमाने लग जाता है, नौकरी पे भी लग जाता है तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी कर दी जाए। यूं उनकी ज़िंदगी में उसी तरह की खुश शक्ल, खूबसूरत शक्ल की मालिक, मिलनसार, अच्छी हंसमुख और बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली सुल्ताना नामी लड़की उनकी ज़िंदगी में आई और यूं ब्याह करके वो शादी करके उनके घर में आ गई। कबीर और सुल्ताना दोनों बहुत खुश थे, मिजाज एक दूसरे से बहुत मिलते थे। सुल्ताना को शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि शौहर की नौकरी इस तरह की है कि अक्सर एक एक दो दो दिन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन शादी की शुरू के दिन थे तो वो ख्वाहिश रखती थी कि कम अज़ कम शादी के 3-4 माह तो हम इकट्ठे रहें। उसके बाद मैं जॉब की नौयत को समझते हुए ज़रूर आपको इजाज़त दूंगी कि आप दूसरे शहरों में भी जो जाते हैं जाएं। यूँ समझिए एक किस्म का हनीमून का उनका पीरियड भी चल रहा था और वो दोनों मियाँ बीवी अपनी उस ज़िंदगी की शुरुआत को एंजॉय कर रहे थे कि वहीं पे एक ऐसी कॉल उनको आ गई कि उनको एक और छोटे से गांव जाना था और लाजमी जाके उस मसले को हल करना था। कबीर ने जब बेगम साहबा से कहा कि सुल्ताना मुझे जाना पड़ेगा लाजमी, सिर्फ 2 दिन के लिए ही मैंने जाना है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रातें लग जाएंगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, ये बहुत एक अहम केस है जो मुझे हल करना है, मुझे इसकी इजाज़त चाहिए। सुल्ताना ने कहा कौन वहाँ पे आपके खाने का ख्याल रखेगा, कौन वो इस तरह एक बीवी जो मोहब्बत करती है अपने शौहर से और नई नई शादी हो, जो बहुत ज़्यादा उसके खाने पीने कपड़े हर चीज़ का ख्याल रख रही थी। और कबीर को भी अब महसूस हो रहा था कि पहले तो वो जिस तरह की लाइफ गुजार रहा था, सुल्ताना के आने से अब हर चीज़ सुल्ताना ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। टाइम पे कपड़े, जूते, पॉलिश हुए हुए, खाना पीना, ये वो सब कुछ उसको मिलता था और वो बहुत खुश था कि इतनी फरमाबरदार उसको बीवी मिली है। तभी सुल्ताना ने हुक्म जारी किया, अगर मुझसे इजाज़त लेते हैं तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, बताइए क्या हुक्म है मेरे आका। तो सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। 3 रातों की ही तो बात है, तो अभी हमारी शादी हुई है, एक किस्म की आउटिंग हो जाएगी तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कबीर ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे कतन कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो एक जंगल सा है, छोटा सा गांव है और उस जंगल में मौजूद एक छोटा सा गांव है, वहाँ कुछ ऐसा ख़ास नहीं होगा जिसको तुम एंजॉय कर सको। वहाँ पे पता नहीं बिजली भी होती है नहीं होती, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे एक सरकारी गेस्ट हाउस तो है, वहाँ पे रहने का बंदोबस्त मेरा हुआ है, तुम मेरे साथ वहाँ पे रह सकती हो, लेकिन देख लो तुम शहर की ज़िंदगी में हो, वहाँ पे शायद एंजॉय ना कर सको। सुल्तान ने कहा, नहीं, मैंने आपके साथ ही चलना है। यूँ दोनों मियाँ बीवी ने सामान पैक किया और
उस सफ़र की तरफ पहुंच गए। निकलना तो उन्होंने दिन के 12-1 बजे था, लेकिन कबीर बहुत ज़्यादा बिजी थे काम काज में, करते करते शाम हो गई और तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र था। सुल्ताना तैयार होकर बैठी हुई थी, अभी आते हैं अभी आते हैं, यहाँ तक कि वो लेट हो गए। जैसे ही कबीर घर में दाखिल हुए फ़ौरन कहा निकलिए। गाड़ी में सामान रख दिया गया और यूं दोनों मियाँ बीवी रवाना हो गए। पहुँचते पहुँचते उस गाँव जो वाकई जंगल इसमें से गुजर के वहाँ तक पहुँचना पड़ता था, तो सुल्ताना को अंदाज़ा हुआ कि कितनी ख़तरनाक काम है जो मेरा शौहर करता है, ऐसे रस्तों से गुज़रना जो वाकई दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और उसके बीच में से जो रास्ता जाता था वो भी पता नहीं सड़क कब बनाई गई थी, अब टूट फूट का शिकार थी। गाड़ी इतनी आहिस्ता चल रही थी कि उनको लगता था जो 3 घंटे का सफ़र है शायद 6 घंटे में मुकम्मल हो। तो उन्होंने शौहर से कहा ये तो मुझे नहीं लगता आज हम पहुंच पाएँ, हमें रात हो जाएगी। शौहर ने कहा नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं, ये रोड इतना ख़राब है जिसकी वजह से मुझे आहिस्ता चलानी पड़ रही है क्योंकि अंधेरा हो गया है। जंगल जहाँ पे होता है वहाँ पे शाम भी जल्दी होती है, रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है जो घना जंगल होता है, दरख्त एक दूसरे के साथ इस अंदाज में जुड़े होते हैं कि उनके पत्तों ने ऊपर एक दूसरे को ढांप लिया होता है। ऐसे दरख्त सर जोड़े खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ कि सूरज की किरणें चाहें भी तो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। कहीं कहीं अगर दरख्तों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए तो वहाँ पे पहुंच जाती हैं, वरना बाकी हर जगह पे दिन को भी छाँव ही छाँव होती है। इसलिए जब सूरज गरूब होने की तैयारी कर रहा होता है तो पहले ही यहाँ पे रात अपना बसेरा करने के लिए अंधेरा फैलाना शुरू कर देती है। जिस सड़क पे ये भी गाड़ी चलती हुई जा रही थी वहाँ पे रात अपनी चादर काफ़ी देर पहले ही फैला चुकी थी, तारीकी ही तारीकी थी। झींगर अपनी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गया था। एक गाड़ी का इंजन था जो चल रहा था और उसके बीच में बैठा कबीर ड्राइविंग कर रहा था और साथ बैठी सुल्ताना घबरा रही थी। खुदा न खास्ता इस वीराने में गाड़ी के साथ कोई मसला हो जाए, टायर पंचर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, उसको वाकई डर लग रहा था। लेकिन गाड़ी जो अपनी लाइटें जलाई हुई थी दूर दूर तक उस कच्ची टूटी फूटी सड़क को दिखाती हुई रास्ता बना रही थी। वो दोनों गाड़ी की लाइटें तो गाड़ी चलती हुई आगे जा रही थी, यहां तक के वो उस गांव के करीब इस अंदाज में पहुंचे कि जिस जगह से ये जा रहे थे गांव थोड़ा सा ऊंचाई पे था। दरख्तों के बीच में से जिस सड़क से ये गाड़ी गुजर रही थी दूर से ही उसको नजर आ गया वो सामने ऊंचाई पे गांव है। वहां पे रोशनी नहीं थी लेकिन दिए जल रहे थे। बिजली नहीं थी, दिए जल रहे थे। सुल्ताना और परेशान होगी, पता नहीं यहां पे बिजली भी है या सिर्फ लालटेन और दिए ही जलते हैं। खैर दोनों मियाँ बीवी उस गांव में दाखिल हो गए। टाइम रात के 8 बजे का हो चुका था। तकरीबन आधा गांव सो चुका था और बाकी अपनी तैयारियों में था। अमूमन तो ऐसा होता था, लेकिन शायद उनको भी एहसास था कि किसी ने आना है, किसी ऐसे मसीहे ने जो पुलिस की वर्दी में है, जो उनकी मदद करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए शायद आधा गांव अभी तक जाग रहा था उनके इंतज़ार में। यहाँ तक कि गाड़ी की तेज़ रोशनियाँ उन्होंने दूर से देख लीं, जिससे उनको भी पता था कि गाड़ी भी यहाँ पे बहुत कम ही आती है और अगर आती है तो कुछ सरकारी ऑफिसर ही आता है। यूं गाड़ी चलते चलते जब गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो बहुत सारे लोग इस्तकबाल करने के लिए इस अंदाज में मौजूद थे कि उनके हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। उन्होंने गाड़ी रोकी तो वो आगे बढ़े और हाथ मिलाना शुरू कर दिया जैसे वो इस्तकबाल के लिए मौजूद, और कहा बाबू हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे आइए आइए। एक शख्स जो आगे बढ़ा वो था तो तकरीबन कोई 40-45 साल की उम्र में, लेकिन लगता अभी भी नौजवान सा था। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 40-45 साल थी, लेकिन लड़का लड़का सा लगता था। वो सबको ऐसे हटाना शुरू हो गया, हटिए हटिए बाबू को रास्ता दीजिए। उसके हाथ में भी लैंप था और आगे बढ़ के शीशे के करीब आया और कहा मेरा नाम राजू है और मैं ही आपका मेज़बान हूँ, मैंने ही आपको
उस गेस्ट हाउस में लेके जाना है, मैं ही उस गेस्ट हाउस का रखवाला हूँ। यूँ समझ गए दोनों मियाँ बीवी। बाबू ने राजू ने ही उनको जो वेलकम किया था, राजू ही उनका इन मेहमानों का मेज़बान था। यूँ गाड़ी चलती हुई उस पुराने से गेस्ट हाउस तक पहुंच गई। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतर रहे थे तो लाइट्स ज़रा ऑन रखी ताकि वो देख सकें सरकारी गेस्ट हाउस कैसा है। कबीर ने पूछा राजू से, क्या यहां बिजली नहीं है? तो उसने कहा, नहीं साहब, बिजली है लेकिन इस वक्त गई हुई है। वो हैरान हुआ, इतनी जंगल में मौजूद छोटे से गांव के अंदर बिजली कैसे आ गई? उसने कहा, साहब यहां से लाइनें मेन जो गुजर रही हैं उसकी वजह से इस गांव की भी किस्मत जाग उठी है, वरना इससे गांव में बिजली होती नहीं है। लेकिन फिर क्या कहना, बिजली नाम की है, आती कभी कभी है। तरस ही जाते हैं बिजली को आंखें देखने के लिए। खैर, तो कबीर ने पूछा, क्या आज बिजली आएगी? उसने कहा, जी साहब, रात को वैसे आ जाती है, दिन सारा अमूमन गायब रहती है। यूं लालटेन की रोशनी आगे पकड़ के वो चलता हुआ जब जा रहा था, दोनों मियाँ बीवी एक दफ़ा रुक गए उस गेस्ट हाउस को देखने के लिए। तब उनको अंदाज़ा हुआ कि वो जो गेस्ट हाउस था वो था तो बहुत पुराना लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। वो हैरान इस बात पे हुए, उनको उम्मीद नहीं थी ऐसे वीराने में, ऐसे जंगल के बीच मौजूद एक छोटे से गांव के अंदर इतना अच्छा गेस्ट हाउस होगा। अच्छा से मुराद ये था कि लोगों के जो घर थे कच्चे थे। कच्चे से मुराद लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। दरवाजे लकड़ियों के थे, छतें भी लकड़ियों की डाली हुई थी। जंगल की लकड़ियाँ काट के इस तरह घर बनाए जाते हैं। लेकिन इस गेस्ट हाउस को शायद किसी पुराने अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था, जिसको देख के भी लगता था नहीं ये लकड़ियों का नहीं, एक प्रॉपर बिल्डिंग जिस तरह बनाई जाती है उसी तरह की एक इमारत थी। हाँ, बहुत पुरानी हो चुकी थी और ये 2 मंजिला इमारत थी। लेकिन अंदर दाखिल हो के दोनों मियाँ बीवी को लगा वो जो बाहर से पुराना बुसीदा सा नज़र आ रहा था, जिसको पता नहीं कब रंग किया गया था या रंग किया भी शायद नहीं किया था। रात के उस अंधेरे में तो वो क्लियर नहीं देख सके, लेकिन लगता था इतना ऊंचा डबल स्टोरी। जब अंदर दाखिल हुए तो पता लगा वो डबल स्टोरी नहीं है, वो सिंगल स्टोरी ही है। उसका डिज़ाइन इस तरह का बनाया गया है कि जो उसकी छत है, छत के ऊपर एक और कमरा नुमा शेड बना दिया गया है, जो बाहर से लगता है ये ऊपर भी कोई कमरे हैं। वो कमरे नहीं थे, उसकी छत काफ़ी ऊंची थी। पुराने स्टाइल का एक अजीब व गरीब सा बना हुआ ये गेस्ट हाउस था। उसका बड़े से दरवाजे को जब खोला गया और अंदर दाखिल हुए तो वो और भी देख के हैरान रह गए। फर्नीचर भी मौजूद था, बहुत ही पुराना बोसीदा सा। कबीर ने पूछा, लगता है यहाँ काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया। तो राजू आगे बढ़ के बोला, साहब मैं तो सफाई कर देता हूँ, झाड़ पूंछ भी कर देता हूँ, लेकिन बहुत अरसे बाद ही साहब कोई आता है। वो सरकार का था, कभी कभी कोई आ ही जाता था, लेकिन राजू वहाँ की नौकरी करता था, उसको सरकार से तनख्वाह मिलती थी, इसलिए वो उसका देखभाल करता था। अगर राजू ना होता तो वो शायद इतने उसके अंदर जाले लग जाते कि इंसान रह ना सकता। दोनों मियाँ बीवी जब अंदर दाखिल हुए तो राजू सामान लेने के लिए बाहर चला गया। उनको पहले छोड़ दिया और कहा, साहब ये आपका कमरा। जिस कमरे को उसने इशारा किया था वो मास्टर बेडरूम था। यकीनन वहाँ पे और भी कमरे थे, अभी उन्होंने उस हवेली का विजिट नहीं किया था, लेकिन वो बड़ा सा कमरा था। 2 दरवाजे उसके थे। 2 दरवाजे से मुराद पुराने स्टाइल में एक सिंगल दरवाज़ा नहीं होता था, 2 दरवाज़ों के पट होते थे। उन दरवाज़ों को धक्का देके जब उन्होंने खोला तो सामने एक बड़ा सा बेड भी मौजूद था, उसके ऊपर चादर भी साफ़ सुथरी बिछी हुई थी। राजू ने वाकई इस पुराने खंडर तो नहीं, बहुत पुरानी बुसीदा हवेली का भी अच्छी तरीके ख्याल किया हुआ था। और उसके अंदर इतना अंदाज़ा हो गया, शहर के रहने वाले इंसान जब आके इस हवेली में बसेरा करते थे तो उनकी ज़रूरियात के लिए बाथरूम वाशरूम भी मौजूद था, बेड भी मौजूद था, वो सारे लवाजमात थे। हाँ, गाँव वाले जो है वो बाथरूम और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते थे। खैर, राजू उनको कमरा दिखा के कमरा खोल के वापस गया, उनका सामान लेके आया, सामान ला के भी उसने रख दिया। और यूं जो दोनों काफ़ी थक चुके थे, उसने पूछा, साहब क्या खाएं पिएंगे, मैं आपके लिए लेके आऊं, क्या पसंद करेंगे? तो उसने कहा, नहीं अभी हमें नहीं खाना, हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल रास्ते में खाते हुए आए हैं, गाड़ी में ही वो खाते वगैरह खाते आए थे, इसलिए उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें रेस्ट करना है। आज तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें हम बुला लेंगे, आज हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। सुबह मैं उठूँगा, जो मैं इस काम के लिए आया हूँ वो मैं काम
करूँगा। दोनों मियाँ बीवी उस कमरे में आके बैठे। लालटेन जो वो हाथ में पकड़ के लाया था उनके लिए वो वहाँ पे रख के गया था। कबीर ने सुल्ताना से पूछा, तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? तो उसने कहा, नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, रास्ते में खा लिया था, बस नींद की ज़रूरत है। नींद, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, नींद लूँगी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगी। यूँ दोनों मियाँ बीवी कुछ देर बैठ के बातें करते रहे और दोनों ही सो गए। एक पुरानी सी हवेली, एक पुराना सा गेस्ट हाउस था जिसमें नींद आना मुश्किल होता है, लेकिन वो इतने थके हुए थे जहाँ पे सुल्ताना को लगता था कि वो रात को सो नहीं सकेगी, लेकिन वो भी गहरी नींद सो गई। ये रात का कौन सा पहर था वो नहीं जानती थी। सुल्ताना की आंख खुली उस आवाज़ से जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मेन दरवाजे को बजा रहा हो। सुल्ताना हैरान हुई कि रात के इस पहर कौन है जो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। अब उसकी आंख खुल गई थी और इसी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाने की वजह से उसकी आंख खुली थी। कुछ देर वो इंतज़ार करती रही कि दोबारा कोई दरवाज़ा खटखटाए तो अपने शौहर को जगाए या इंतज़ार करे कि राजू दरवाज़ा खोलने जाता है। नहीं, दोबारा किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उसने कहा शायद मेरा वहम होगा, नई जगह है, अक्सर ऐसी जगहों पे होता है। तो वो फिर से सो गई। अभी सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया गया। इस वक्त अभी गहरी नींद में वो नहीं थी, कुछ ही देर हुई थी आंखें बंद किए हुए, और जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसकी आंख खुल गई। इस दफ़ा क्लियर था किसने दरवाज़ा खटखटाया था। वो कुछ देर लेटी रही कि अब कन्फर्म हो गया है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो या मैं शौहर को जगाऊं कि कौन आया है रात के इस पैर मिलने के लिए इनसे, या राजू उठ के दरवाज़ा खोलता है। वो काफ़ी देर लेटी रही लेकिन दोबारा किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो उसने कहा मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, वो सो गई। वो सुबह उठी, राजू उनका इंतज़ार कर रहा था। तो तभी कबीर ने कहा सुल्ताना से, हम नाश्ता वगैरह बाहर ही करेंगे, मैं तुम्हें आज बाहर की ही सैर करवाऊंगा, यहाँ नहीं। छोटा सा गांव है, हम इसको एंजॉय करने आए हैं, मैं अपना काम कल से शुरू करूंगा। जब तुम आ ही गई हो तो मेरी ख्वाहिश है आज हम बाहर घूमें फिरें, बाहर ही बैठ के नाश्ता करेंगे किसी जगह पे, और उसके बाद कल से मैं अपना काम शुरू करूंगा। सुल्ताना भी खुश हो गई कि उसके शौहर ने आज अपना काम तर्क कर दिया था और उसको टाइम देना चाहता था। यूं दोनों बाहर निकले। वहाँ पे कोई इस तरह का होटल वगैरह तो नहीं था जहाँ पे बैठ के वो नाश्ता वगैरह कर सकते, या कोई खाने की जगह नहीं थी जहाँ पे जाके वो खाना खा सकते, लेकिन वो फिर भी निकल आए। पूरे गाँव का जब उन्होंने चक्कर लगा लिया तब उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कोई इस तरह की जगह तो नहीं है, तो वो नाश्ता वगैरह कहाँ करेंगे। तभी सुल्ताना ने पूछा, आप मुझे ले तो आए हैं, कहाँ नाश्ता करना है? तो कबीर मुस्कुराया, मुझे पता था ऐसी जगहों पे कोई नाश्ता वगैरह की जगह नहीं होती, लेकिन बेफिक्र हो जाओ, एक जगह मैंने ढूंढ ली है, वहाँ हम बैठेंगे, कबीर हमारे लिए वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। राजू, खैर वो वहाँ पे जब बैठे, गांव वाले भी उनके पास आ गए। कबीर गांव वालों के साथ बातें करना शुरू हो गया। सुल्ताना उठ के इधर उधर टहलना शुरू हो गई। यूँ वहीं पे ही उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। उन्होंने खाना भी खाया और वहीं कबीर लोगों के साथ जिस मसले के लिए आया था बातें करता रहा। सुल्ताना ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे मैं थोड़ा सा इधर घूम फिर सकती हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ आप बिल्कुल घूम सकती हैं। यूँ सुल्ताना निकली और थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू हो गई। गाँव की औरतें जो बिल्कुल सादा सी थीं, सादा से कपड़े पहने हुए थे, उनके साथ वो गपशप करती रही। जो भी मिलती उनको अंदाज़ा था साहब आए हैं एक शहर से, उनकी बीवी भी साथ आई है। उसके कपड़े भी बताते थे वो इस गाँव की नहीं है, किसी अफसर की बीवी है। यूं ख़वातीन से भी वो बातें करती रही, इधर उधर घूमती रही। यूं इस अंदाज में उनका दिन गुजरा कि पता ही नहीं लगा शाम हो गई। खाना पीना सब कुछ था। शाम को उन्होंने कहा चलें अब गेस्ट हाउस चलते हैं, कुछ देर चल के रेस्ट करते हैं। दोनों मियाँ बीवी कुछ देर आके गेस्ट हाउस में आके लेट गए। 2 घंटे के बाद उठे तो उसके बाद राजू आया और कहा, साहब आपसे बात करनी है। साहब गए, राजू की बात सुनी तो उसने गर्दन हिलाई, कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। वो अपनी बीवी सुल्ताना के पास आया और कहा, मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे रहने में कोई मसला तो नहीं है? तो सुल्ताना ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं है, गांव के लोग बहुत मिलनसार है, मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, मैं रह सकती हूँ, आप हो आएँ।
घंटे बाद तो वैसे भी आपने वापस आ जाना है। उसने कहा हाँ मैं घंटे तक वापस आ जाऊँगा। वो बाहर की तरफ गया तो राजू बेगम साहिबा के पास आया और कहा बेगम साहिबा आप परेशान मत हों, रात आप चले गए थे, मेरी बीवी और मेरी बच्ची भी इस घर में मौजूद है, आप अकेली नहीं है इस घर में, आप परेशान मत होइएगा। साहब को अगर लेट भी हो गई मैं बीवी से कह देता हूँ वो आपके पास आके गपशप करेगी। तो वो और रिलैक्स हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। इसका मतलब है इस पुराने से गेस्ट हाउस में राजू की बीवी और बेटी भी रहती है। वो दोनों चले गए तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जिस तरह की वो गांव की औरतों से मिल के आई थी उसी तरह की एक सादा सी औरत, जिस तरह का राजू था, काले रंग उसका, उसी तरह की सांवले रंग की एक औरत जिसने एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 साल के करीब होगी, उसको लेके उस बड़े मास्टर बेडरूम के बाहर आके उसने नॉक किया। सुल्ताना उठी, देखा तो बाहर एक खातून खड़ी है। सलाम वालेकुम अस्सलाम किया तो उसने कहा मैं राजू की बीवी हूँ और ये मेरी बेटी है, तो आप पहली दफ़ा आई हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ अगर आपको बुरा न लगे बैठ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आए बैठें। यूँ राजू की बीवी उस कमरे में नीचे बैठ गई। उसने कहा नहीं नहीं नीचे नहीं ऊपर बैठो। उसने कहा नहीं नहीं हम गरीब लोग हैं, जब साहब लोग आते हैं तो हम ऊपर नहीं बैठते, हम नीचे बैठते हैं। लेकिन वो दोनों मियाँ भी इतने अच्छे थे, उसने कहा नहीं वो और साहब लोग होते होंगे, प्लीज़ आप ऊपर बैठिए। उसने ज़बरदस्ती उसको कहा, वो नहीं उठ रही थी। फिर उसने खुद से उसको कहा नहीं तो मैं आपको उठा के बिठाऊंगी। जब उस औरत को लगा कि नहीं ये बेगम साहबा इतनी अच्छी है कि मुझे लाजमी ऊपर बिठा के रहेगी, तो वो उठी और उठ के सोफे पर बैठ गई। लेकिन बहुत खुश थी, किसी ने उसको पहली दफ़ा इतनी इज्जत दी थी। उसने कहा बेगम साहिबा आपसे पहले जितने भी साहब लोग आए थे ऐसा कोई नहीं था जैसी आप हैं, क्या साहब भी ऐसे हैं? उसने कहा हाँ साहब भी तुम्हारे ऐसे हैं, हम दोनों ऐसे हैं। उसने कहा हाँ मुझे पता लगा था कि आज आप लोग गांव की औरतों से मिलते रह रहे हैं और सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी कि जो बेगम साहब आई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, सबसे बहुत प्यार से मिली हैं। और फिर वो बैठ के बातें करती रही। कबीर कह के गए थे मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा, लेकिन उनको आते आते कोई 1.25 घंटे लग गए। लेकिन इस दौरान राजू की बीवी गई, उसने कहा आपके लिए जो खाना मैंने बनाया है आप साहब के साथ खाएंगी या मैं अभी आपके लिए ले आऊं? उसने कहा नहीं मैं साहब के साथ खाऊंगी। तो उसने कहा बेगम साहिबा अगर बुरा ना माने मैंने बहुत गरम गरम बनाया, थोड़ा सा मेरी खातिर चख लीजिए, बाकी आप साहब के साथ खा लीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने दिल रखने के लिए कहा और वो गई और वो गरीब सी औरत जो राजू की बीवी थी अपनी बेटी को वहीं पे छोड़ गई। वो मासूम सी बेटी चुप करके बैठी रही, कोई उसने शरारत नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सुल्ताना ने उसको कहा मेरे पास आओ, तो वो बच्ची थोड़ा सा डरना शुरू हो गई। तो सुल्ताना ने उसको मजीद तंग नहीं किया कि ये बच्ची है डर ना जाए, इसकी माँ इसको यहाँ बिठा के गई है। उसने इशारा किया कि कोई भी चीज़ तरह बच्चों कहते वो उठा लो खेलो, और वो बच्ची इस तरह खेलना शुरू हो गई। थोड़ी देर तक वो खातून राजू की बीवी अंदर एक ट्रे के अंदर खाना लेके आई, सामने रखा, और जैसे ही सुल्ताना ने उसका दिल रखने के लिए एक लुकमा तोड़ा और खाया तो वो हैरान हो गई, इतना मज़ेदार खाना था, वो सोच नहीं सकती थी एक गाँव के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का उसको खाना खिलाया जाएगा। फिर उसका हाथ नहीं रुका, वो कभी भी अपने शौहर के बगैर खाना नहीं खाती थी, शौहर के साथ खाती थी, लेकिन खाती ही गई और तारीफ़ें करती गई। और कहा ये तुमने बनाया है? उसने कहा जी बेगम साहिबा ये मैंने बनाया। उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया, तुम सोच भी नहीं सकती हो कितना मज़ेदार खाना है ये। और वो खाती ही गई, ये भूल गई कि मैंने थोड़ा सा चखना था, बाकी अपने शौहर के साथ खाना था। वो हैरान थी इतना मज़ेदार उस गांव की औरत ने खाना बनाया। तो उसने कहा बेगम साहिबा अब दिल भर के खाइए, खाना और भी है, मैंने ज़्यादा बनाया है, आपने परेशान नहीं होना, साहब के लिए और आ जाएगा। तो वो खाती रही और वो उसके साथ बैठ के मुसलसल उसको कोई अपनी राम कहानी सुनाती रही, और वो उसकी कहानी भी सुनती रही सुल्ताना, और साथ में खाना भी खाती रही, यहाँ तक कि उसने खाना खा लिया और बाकी जो थोड़ा सा खाना था उसने रख दिया। उसने कहा मुझे दे दीजिए, जब साहब आएंगे मैं उनके लिए दोबारा गरम करके लाऊंगी। थोड़ी देर के बाद, पौने तकरीबन 2 घंटे के बाद बाहर से आवाज़ें आई जैसे गाड़ी आ गई हो, गाड़ी का इंजन बंद हो रहा था। तो उसने कहा साहब आ गए हैं, मैं खाना लेके जाती हूँ, ज़रूरत होगी उनके लिए मैं और गरम करके भेज दूँगी। उसने बर्तन उठाए, बेटी को लिया और चली गई।
कबीर बाहर खड़े किसी से शायद बातें कर रहे थे। उनको अंदर आने में मज़ीद 15-20 मिनट लग गए। वो इंतज़ार करती रही, लेकिन 15-20 मिनट के बाद आए। जब अंदर आए तो उसने कहा खाना। तो कबीर ने कहा माइंड न करना, मैं खाना खा के आया था। जो सारा दिन मैं केस में उलझा रहा हूँ वही उन्होंने अभी ज़बरदस्ती मुझे खिला दिया। मुझे अभी इस वक्त भूख नहीं है, बस अभी भी मैं जल्दी आपकी वजह से आ गया हूँ, वरना मज़ीद अभी मुझे काम था जो मैंने करना था। तो अब मैं शदीद थक गया हूँ। आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा हाँ मैंने खाना खा लिया है, आपके लिए है। उन्होंने कहा नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा। यूँ थोड़ी देर वो एक दूसरे से बातें करते रहे और सो गए। उस रात कोई भी दरवाज़ा नहीं बजा, कुछ भी नहीं हुआ और वो दोनों गहरी नींद सोए रहे। सुबह उठते ही फिर से फैसला हुआ हम खाना उसी तरीके बाहर ही खाएंगे। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठे और फिर गांव वालों से, क्योंकि सुल्ताना भी चाह रही थी मैं मज़ीद गांव वालों से मिलूं, गांव वालों से वो मिली, वो बातें करती रही। कबीर भी अपने कामों में मसरूफ़ था। यहाँ तक कि आज रात उन्होंने गुजारनी थी, लेकिन कबीर ने उसको बताया आज हम वापस जा रहे हैं। वो मामला जो हल नहीं हो रहा था, जिसके लिए मुझे भेजा गया था, वो तकरीबन हल हो गया है। मज़ीद जो कार्रवाई है वो सरकार करेगी, मेरा जो काम है मैंने पूरा कर लिया। यूँ शाम के टाइम वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रवाना हो गए। ये एक नॉर्मल कहानी थी। वो गए थे, कुछ दिन 2 रातें वहाँ पे गुजारी थी, गांव वाले से मिले थे, कबीर ने अपनी नौकरी पूरी की थी, वापस आ गए। जब वो अपने घर वापस आए, ये कोई दूसरा दिन था उनको वापस आए हुए। कबीर, मोबाइल तो उस वक्त होते नहीं थे, टेलीफोन होता था, टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा था तो याद आ गया सुल्ताना को भी कि उसने अपने शौहर से बात करनी थी। उसने उस औरत से वादा किया था ठीक है मैं अपने शौहर से बात करूंगी। और जब वो अपने शौहर से बात करने के लिए आई तो उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्योंकि बात करने के लिए आई थी, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। और जब उसने कुछ बातें सुनी तो वो हैरान हुई कि शौहर किस टॉपिक पे क्या बात कर रहे हैं। जब शौहर फ्री हो गए तो वो इंतज़ार में थी। उसने पूछा मुझे नहीं पता कि आपके सरकारी मामलात क्या होते हैं, लेकिन मैंने अभी जो कुछ बातें सुनी है कुछ हैरत सी हुई है। अगर आपको बुरा ना लगे कि आप मुझे ये सब बताना चाहेंगे। उसने तुम ये सुन के क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो ये अजीब सी बात है। उसने कहा नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें पैदा हो गया, मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है मैं रात को आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। और जब यूँ रात हुई दोनों अपने बिस्तर पर गए तो कबीर ने अपनी बीवी को बताना शुरू किया कि यहाँ पे इस गांव के अंदर कुछ अरसा पहले एक लड़की, जिसका नाम है अभी फर्जी जरीना रख देते हैं, मेरे जहन में अभी यही है, जरीना रख लीजिए, जरीना थी जिसका कत्ल हो गया था। वहाँ की जो करीब की पुलिस थी उसने आके अपनी कार्रवाई की, पूरी छानबीन की, पूरा जोर लगाया, लेकिन कहीं से भी उसका सुराग नहीं मिल रहा था। रात को सोए हुए उस लड़की जरीना का गला दबाकर उसको मार दिया गया था। पुलिस ने अपना जो दायरा था उसमें घर वालों को भी शामिल किया कि किसी घर वालों ने ऐसी हरकत ना की हो, इर्द गिर्द हमसायों ने कोई हरकत ना की हो। पता किया गया किसी के साथ उसकी दुश्मनी हो, लड़ाई हुई हो उस लड़की के साथ, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो। तमाम चीज़ें जब उन्होंने पता की तो कहीं से भी कोई सुराग ना मिला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके तो छोड़ दी, लेकिन वहीं पे जब वो लड़की रात को अपने बिस्तर पे, कोई वो टेंशन में नहीं थी, कोई वो परेशान नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन जब रात को अपने बिस्तर पे सोई और सुबह घर वाले उठे तो वो मुर्दा पाई गई। उन्होंने पुलिस को बुला दिया, सारी कार्रवाई की, यहाँ तक कि उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो गई उस लड़की को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया, जिस तरह कब्र बना के दफन करते हैं। तमाम रसूमात उसकी पूरी हुई और उसको कब्र में दफना दिया गया। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग थे अभी भी परेशान थे कि ये क्या हुआ है। हमारे गांव में तो शांति है, हमारे गांव में तो अमन और सुकून है, फिर किस तरह के ये मामलात हैं। लेकिन तकरीबन कोई ये तीसरी रात थी उसको दफन किए हुए। सुबह उसके वालिदैन उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा कब्र को इस अंदाज में खोदने की कोशिश की गई थी कि उसका एक हिस्से में अच्छा खासा सुराख सा बन गया था। खोदने वाला नीचे तक तो नहीं पहुंच सका था, लेकिन अच्छा खासा सुराख हो गया था। सारे गांव वाले इस बात पे परेशान हो गए कि ये क्या हरकत हुई है, किसने कब्र को खोदने की कोशिश की है।
अब और ज़्यादा परेशानी की बात थी कि जो भी कातिल था, जिसने भी किया था, पुलिस को बताया गया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी इन 2-3 दिनों में। अभी तो 2-3 दिन दफनाए हुए थे, उससे पहले भी सारी कार्रवाई की गई थी, 5-6 दिन हो गए थे, वो भी अभी किसी नतीजे में नहीं पहुंच सके थे, वो भी परेशान हो गए। यहां तक कि फिर उस कब्र को बंद कर दिया गया। अब रोज़ाना उनके वालिदैन ज़रीना के उस कब्र पे जाते, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन कोई कब्र को जो सुराख हुआ था उसके कोई तकरीबन कोई 20-21-22 दिन तकरीबन, वो कहते हैं ऐसे हो चुके थे कि एक सुबह वो पहुंचे तो कब्र फिर कुल ऐसे खुली हुई थी जैसे किसी ने कब्र से मुर्दे को निकाल लिया हो। पता किस तरह लगा, एक शख्स वहां से ही गुजर रहा था, उसको शक पड़ा जैसे कब्र के अंदर मिट्टी ताज़ी ताज़ी डाली गई है। वो जब करीब से गया, वो इस गांव का नौजवान था, उसने पाँव रखा उस जगह पे तो उसका पाँव धंसता गया। अब उसके घर वाले भी ज़रीना के आना छोड़ गए थे, कभी कभी आते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था। तभी उसने जब मट्टी हटा के देखा तो किसी ने कब्र खोद के मुर्दा भी उसके अंदर मौजूद थी, वो लड़की कफन के अंदर लिपटी हुई, लेकिन उसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिया था जैसे कब्र नज़र आ रही है लेकिन असल में नहीं थी। उसने ये जाके बात गांव वालों को बताई, खामोशी के साथ। 2 बुजुर्गों ने कहा इस बात का भी वावेला मत करना। 2-3 लोग वहां पहुंचे जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने देखा जिसने भी ये काम किया था, कब्र को इस अंदाज में खोदा था कि उसके अंदर जो मैयत है वो बिल्कुल कफन में लिपटी हुई सामने नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद उसने लकड़ियां रख के उस कब्र के ऊपर मट्टी डाल के उसी तरह बना दिया था कि किसी को शक ना पड़े कि कब्र खुली हुई है, लेकिन अब कब्र खुल चुकी थी। उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा जिसने भी हरकत की है वो रात को यहां पे आएगा ज़रूर। पहले वो 2-3 रातें शायद ना आए, आएगा ज़रूर, क्योंकि जिसने ये काम किया है, कफन में लिपटी वो ज़रीना वैसी की वैसी मौजूद है, और किसी ने इस अंदाज में खोद के कब्र को कल लकड़ियां रख को इस तरह बंद किया है कि किसी को शक भी ना पड़े ये माजरा कुछ और है। और यूं उन्होंने 2-3 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी कि वो रातों को पहरा देना शुरू कर दें। शुरू की 2-3 रातों में तो कुछ भी ना हुआ। वो लड़के रात सारी वहां उस कब्रिस्तान में पहरा देते। ये एक अजीब सा वाकया था जो उस गांव के अंदर हुआ था। वो लड़के दरख्तों के पीछे छुपे रहते, दूर दूर से देखने की कोशिश करते कि अगर कोई भी आएगा दिया जला के, लालटेन जला के, या कोई रोशनी पैदा करके आएगा, कोई हरकत होगी, कोई चलता फिरता नजर आएगा, लेकिन कुछ भी नजर ना आया। और यूं ये चौथी रात थी जब वही लड़के अपनी ड्यूटी देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ इशारे रखे हुए थे कि अगर कुछ भी ऐसा नज़र आया तो हम मुंह से सीटी बजाएंगे, इसका मतलब है नज़र आ गया, और सारे भागते हुए कब्र की तरफ आएंगे, आवाज़ लगा देंगे। उस रात भी वो अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे थे, छुप के बैठे देख रहे थे। तकरीबन कहते हैं 11 बजे, 11:30 बजे का टाइम होगा कि उन्होंने देखा खूब अंधेरे में कोई चलता हुआ आ रहा है। उसने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है। वो शख्स चलता हुआ आया और आके उसने लालटेन कब्र के साथ रख दी। उसके बाद उसने कब्र से वो सब हटाना शुरू कर दिया। जब सारी मट्टी और लकड़ियां हटा चुका तो उसके बाद लालटेन लेके वो शख्स कब्र के अंदर उतर गया। अब वो तीनों जंगल के अंदर छुपे हुए जो सारा मंजर देख रहे थे, डर तो वो भी रहे थे, ये कौन शख्स है, ये क्या करने लगा है कि उसने सारा कुछ हटा के वो अंदर कब्र के घुस गया है, ये क्या है। कुछ देर वो एक दूसरे का इंतजार करते रहे। तभी उनने सीटी भी नहीं बजाई और आहिस्ता आहिस्ता 2 लड़के आगे की तरफ आना शुरू हो गए। जब दोनों को अंदाजा हुआ एक दूसरे को दूर से कि वो दोनों हरकत करें, तो तीसरे ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आज घुप अंधेरा नहीं था, हल्का हल्का चांद था, फिर भी अंधेरा हर तरफ फैला जरूर था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज पैदा किए चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि जो शख्स भी था अंदर घुसा था उसको
4-5 मिनट हो गए थे अंदर उस कब्र के गए हुए। वो चलते हुए जब बिल्कुल कब्र के करीब पहुंच गया और उन्होंने ऊपर से झांक के देखा तो वो बिल्कुल मुर्दे के पांव वाली जगह पर बैठ के आंखें बंद किए, लालटेन साइड पे रखे, कुछ बैठा पढ़ रहा था। तभी उसी वक्त उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जो शख्स भी है इस वक्त कुछ बैठा, कोई चिल्ला वगैरह कर रहा है। और वो कब्र के अंदर लिपटी, उस कफन में लिपटी जरीना के पांव के ऊपर चढ़ के बैठा था, चौकड़ी मार के, आंखें बंद किए, कुछ ऐसे लफ्ज बोल रहा था जो उन तीनों की समझ ना आए कि ये कैसे लफ्ज हैं। तभी उन्होंने में से एक लड़का ऊपर से बोला, क्या कर रहा है तू? और वो चौंका। उसने ऊपर देखा कि 3 लड़के खड़े हैं, तो वो जल्दी से ऐसे उठा भागने के लिए, लेकिन वो तीनों तैयार थे, नौजवान थे, हट्टे खट्टे थे। उन्होंने उसको दबोच लिया और उसको पकड़ लिया। जिस तरह उनको बुजुर्गों ने कहा, शोर नहीं मचाना, कुछ नजर भी आए, कोई पकड़ा भी जाए, उसको खामोशी से लेके आना है। उन्होंने फौरी तौर पे उसको पकड़ा और उसके हाथ पांव बांध के उसके मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया। उसको वो उठा कर ले गए। रात का टाइम था, वो शोर नहीं करना चाहते थे। उनको बुजुर्गों ने कहा था गांव वालों को पता ना लगे। जब उसको गांव ले गए तो एक कमरे के अंदर उन्होंने उसको बंद कर दिया। और जब सुबह हुई तो उन्होंने बुजुर्गों को बताया कि हमने उसको पकड़ लिया है और इस तरह मामला है। तभी उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया, उनसे रब्ता किया और उनसे रब्ता करके कहा कि ये माजरा है, ये है, हमने बंदा पकड़ा है। और यूं पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उनको ले गई, उस शख्स को। और वहीं पे उन्होंने रब्ता किया कबीर से कि तुम्हें ये केस दिया जाता है, वो लड़की का भी कुछ पता नहीं लगा और आगे से ये कुछ नई इतलात आई हैं, तुम जाके तहकीक करो। और जब कबीर वहाँ पे पहुँचा, उसको पहले भी थोड़ा सा कुछ महकमे ने बता दिया था और वहाँ पे पहुँच के उसको पता लगा कि ये जो शख्स है मान नहीं रहा, इसी ने उसको मारा है। और कबीर ने जो तहकीकात की थी, जो पहली रात बीवी को कहा था मैं आता हूँ, तो उसी से मिलने के लिए गया था, उसको लाया गया था उस गाँव में। बाहर ही उसने राजू को कह दिया था उसको यहाँ गेस्ट हाउस नहीं लेके आना, उस शख्स को जिसको पकड़ा गया था। मैं खुद अभी थोड़ी देर तक उसको मिलने के लिए जाऊँगा। तभी वो बीवी को कह के गया था मैं 1 घंटे तक आता हूँ। और जाके जब उसने उससे तफ्तीश की थी तो उस तफ्तीश में पता लगा, तो उस शख्स ने कहा था कि मैंने इस लड़की को मारा नहीं है, मैं इसका कातिल नहीं हूँ। तो पूछा गया कि तुम फिर क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं इस गाँव का नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, प्यार करता था जब ये जिंदा थी। तो पूछा अगर तुम इससे प्यार करते थे तो ये मरी कैसे? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो फिर तुम इसकी कब्र पे अंदर बैठकर क्या कर रहे थे? तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे? तो उसने बताना शुरू किया, ये मेरा प्यार थी, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। हफ्ते की फलां दिन को हमने रखा हुआ था, हम दोनों मिलते थे, हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और मैं जिस कबीले से हूं, जिस बिरादरी से हूं, इसके वालिदैन कभी भी इसकी और मेरी शादी ना करते, लेकिन मैं जरीना से बहुत प्यार करता था। उसको कई दफ़ा कहा कि हम भाग चलते हैं। वो अपने माँ बाप से कह चुकी थी कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन उन्होंने कहा था हम अपनी बिरादरी, अपने कबीले के बगैर शादी नहीं करेंगे। मैंने उसको कई दफ़ा कहा भाग चलें, लेकिन वो राज़ी नहीं थी। कि वहीं पे एक रात किसी ने उसकी गला दबा दिया। मैं नहीं जानता ही था ये किसने किया है, लेकिन उससे पहले ही जब उसका गला दबा दिया गया तो उससे पहले ही मैं एक चिल्ला शुरू कर चुका था कि उसके वालिदैन शादी के लिए राजी हो जाएं। और जो मेरा पीर था जिसने मुझे चिल्ला बताया था, उसने कहा था इस चिल्ले के करने से उसके वालिदैन मान जाएंगे। एक चिल्ला मैंने कब्रिस्तान में जाके बैठ के करना होता था और यह बात जरीना को भी पता थी। इस कब्रिस्तान में नहीं, मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में रोज़ चिल्ला शुरू कर चुका था। तकरीबन कोई
इस चिल्ले को शुरू किए हुए 8-10 दिन ही हुए थे कि जरीना को गला दबाकर मार दिया गया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं अब चिल्ला करता तो किसके लिए करता, मैं जीता तो किसके लिए जीता। लेकिन तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके कातलों तक ज़रूर पहुंचूंगा। तो मैं उसी चिल्ले वाले के पास पहुंचा और उसे मैंने कहा मुझे उनसे बदला लेना है जिन्होंने मेरी जरीना को मारा है। तो उसने मुझे बताया उसके बदला लेने का एक ही तरीका है कि तुम उसकी कब्र को खोदो और उसके जिस्म के ऊपर बैठ के पाँव वाली साइड पे ये चिल्ला करो, तो मुर्दा उठ के तुम्हें बता देगा उसको किसने मारा है। तो बस मैंने फिर शुरू में कब्र खोदी, लेकिन गांव वालों को अंदाज़ा हो गया, तो इसलिए मैं दोबारा उस तरफ ना आया कि किसी को शक ना पड़े। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कब्र को इस अंदाज में खोदा और ऊपर लकड़ियाँ शुपड़ियाँ दे के इस अंदाज में बना दिया कि किसी को शक भी ना पड़े और मैं अपना काम कर लूँ। जिस रात मैं आके बैठा था, अब मैंने कई रातें वहाँ पे बैठ के पढ़ना था। ये मेरा आखिरी था। उससे पहले जो मेरा था मैं कर चुका था। एक रात मैंने यहाँ पे बैठ के अभी पढ़ना था और उसके बाद कुछ रातें फिर और जगह पे बैठ के कब्रिस्तान में पढ़ना था। फिर आखिर की 3-4 रातें फिर इसी तरह बैठ के पढ़ना था। ये मेरी पहली रात थी अभी इस कब्र के अंदर। तकरीबन 21 रातों के बाद फिर से मैंने यही इसी तरह आज पाँव पे बैठा था, फिर मैं इसके सीने पे चढ़ के बैठता और मैं पढ़ता। और जब आखिरी रात होती तो आंखें खोल के जरीना मुझे बता देती अपने मुंह से कि इन लोगों ने मुझे कत्ल किया है। मैं उसे इतना प्यार करता था कि मैं बदला ले के रहना चाहता था कि पहली रात ही मुझे पकड़ दिया गया और मैं पुलिस की कैद में हूं। कबीर कहता है, जो अपनी बीवी सुल्ताना को यह कहानी सुना रहा था, कि मैं भी हैरान हो गया कि ये कैसी कहानी है, ये क्या माजरा है। लेकिन वो शख्स जो बोल रहा था मुझे जहनी तौर पे मरीज नजर आया, लेकिन वो सच कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने भी अपनी जो एक तशद्दुद करते हैं, जिस तरह मनवाने की कोशिश करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, वो सारा कुछ किया था। उस पर भी उसका यही बयान था, उसने बदला नहीं था। और पुलिस का भी ये कहना था, लगता यही है कि ये सच कह रहा है। कबीर एक अहम अफसर था, फ़ौरन जांच लेता था और उसके सामने जब उसने यही बयान दिया था तो उसको अंदाज़ा हो गया था कबीर को वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। तभी सुल्ताना ने कहा, लेकिन मैं तो जानती हूं, ये बात तो मुझे भी बताई थी। किसने? कबीर ने कहा। उसने कहा, राजू की बीवी ने। कबीर और चौंक पड़ा, क्या बताया कि किसने कत्ल किया है? राजू का इस केस में और इंटरेस्ट बढ़ गया। वो अपनी कहानी सुना चुका था, जो वाकया सारा हुआ था अपनी बीवी को सुनाने के बाद। अब और इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके लिए बीवी बता रही थी। उसने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ, पूरी तफसील से बताओ। तो राजू, बीवी ने बताना शुरू किया कि जब राजू और आप दोनों, पहली ही रात कहा, मैं घंटे तक वापस आता हूँ, तो मुझे राजू कह के गया, आपको मेरी बीवी इधर है, डरने की ज़रूरत नहीं, हम आ जाएंगे साहब, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। आप दोनों चले गए तो उसकी बीवी के साथ मैं बैठ गई। फिर क्या हुआ? उसकी बीवी मुझसे बातें करती रही, इर्द गिर्द की, और उसने मुझे ये वाकया सुनाया था कि हमारे गांव की एक लड़की है जिसके साथ ये सारा मामला हुआ है। आज जब आप फ़ोन पे बातें कर रहे थे तो आगे क्या हुआ ये सुन के आज मैं चौंक गई थी। इससे पहले वाली कहानी तो उस औरत ने मुझे सुना दी थी, लेकिन फ़ोन पे आप जिस तरह वो कब्र के अंदर वो चिल्ला और बातें कर रहे थे, इस पर मैं चौंकी थी। तो कबीर ने कहा, नहीं इस तरह नहीं, मुझे तफसील से कहानी सुनाओ। तो उसने कहा, कहानी कुछ यूँ है कि जिस वक्त आप लोग गए, उसकी बीवी आके मेरे साथ बैठी, तो मेरे साथ बातें करती रही। वो मुझे जरीना के बारे में बताती रही, अच्छी लड़की थी, ये था ये था ये था। और उसने कहा, आपको नहीं पता, यहाँ का जो गांव के भी जिस तरह एक बड़ा होता है, मुखिया कह लें, क्या कह लें, एक छोटा सा जो थोड़ा सा पैसों में ज़्यादा होता है, तो वही सरदार या कबीले का बड़ा कहलाता है। उसका बेटा जो था वो जरीना को पसंद करता था, लेकिन जरीना उसको पसंद नहीं करती थी। वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ उस गांव में फिरता रहता था। उसको और उसके दोस्तों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। वो उबाश किस्म के नौजवान थे। जरीना का किसी के साथ चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस रात जरीना कत्ल हुई, वो उससे पहले उसने तफसीलन में इस वक्त शॉर्ट कर रहा हूँ, उसने पूरी कहानी सुनाई। जरीना एक अच्छी थी, ये फिरती थी, ये फिरती थी, ये फिरती थी। उन्होंने कहा, लेकिन जरीना
उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने वालिदैन को ज़रूर कहा था कि वो एक और गांव का लड़का है जिससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके वालिदैन ने कह दिया था वो बिरादरी, वो कौम, वो नस्ब, हसब नस्ब और है, हम उससे शादी नहीं कर सकते। तो ज़रीना ने कहा था मैं भी इस लड़के से फिर शादी नहीं करूँगी। उसके वालिदैन चाहते थे कि वो इस लड़के से शादी कर ले, क्योंकि वो गाँव का एक अमीर लड़का था, इस गाँव के हिसाब से ये अमीर था, और उसका बुरा था तो क्या था, वालिदैन का कहना यह था ठीक हो जाएगा अगर तुम इसके साथ शादी कर लोगी तो। शादी के बाद मर्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़रीना ने कहा था नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जिस रात ज़रीना बिल्कुल ठीक सोई थी और उसकी गर्दन दबा दी गई थी, उस रात उसी लड़के ने अपने एक दोस्त को ज़रीना के घर भेजा था। वो ज़रीना के रिश्तेदारों में से था। उसी रात को वो ज़रीना के घर गया था और बातों बातों में उसने ज़रीना की चाय के अंदर नशा आवर चीज़ मिला दी थी। उसको वो नशा आवर चीज़ चौधरी के बेटे ने दी थी। चौधरी लफ्ज़ कह देता हूँ, अमीर जो था, मुखिया जो था। और उसके बाद जब वो चाय उसने उसको पिला दी, उसने लड़की ने पी ली, तो वो यकीनन बेहोश हो गई होगी। और रात को उसी ने ही उनके घर पहुंच के उसका गला दबाया कि वो बेहोशी की हालत में थी, कि वो चीख भी नहीं सकी, कुछ कर भी नहीं सकी, और यूं वो मर गई। सुल्ताना एकदम से चौंक गई और उसने उस औरत को कहा कि तुम्हें ये बात कैसे पता है, तुमने आगे क्यों नहीं बताई? उसने कहा बीबी जी, मेरा ये अंदाज़ा है। तो सुल्तान एकदम रिलैक्स हो गई। उसने कहा मैं समझी शायद तुम्हें सारा पता। उसने कहा नहीं, मेरा ये अंदाज़ा है। उसने कहा तुम्हारा कैसे अंदाज़ा? उसने कहा इसलिए कि वो उनके घर आता जाता था, और बीबी जी वो पहले भी एक दफ़ा ज़रीना को कोई नशावर चीज़ पिलाने की उसने कोशिश की थी, और ज़रीना को पता लग गया था। उसने कहा था नहीं, मुझे पता है इसमें तुमने कुछ मिलाया है, इसलिए उसने उसकी वो चीज़ फेंक दी थी। वो उसको खाने के लिए लेके आया था। क्या? उसने कहा वो मिठाई थी। फिर ज़रीना ने कहा था मुझे पता है तू उसका आजकल पिट्ठू बना हुआ है, मुखिया के बेटे का, और तू ये जो मेरे लिए मिठाई अपनी तरफ से लेके उसी ने भेजी है, और इसमें तू कुछ मिला के लाया है, तावीज़ है या कोई नशावर चीज़ है, तू उसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। और उसने डब्बा फेंक दिया था। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा बीबी जी बस कुछ बातें पता होती हैं। तुम्हें ये कैसे पता है? सुल्तान ने पूछा कि वो आखिर जिस दिन रात को ये हुआ कि उसने कहा बीबी ये मेरा अंदाज़ा है, उसने रात भी उसने उसको कोई नशावर चीज़ दी है। चलो ये मान लिया तुम्हारा अंदाज़ा है। सुल्तान ने पूछा लेकिन ये तुम्हें कैसे पता कि उसने उसी ने ही उसका गला दबाया है? उसने कहा बीबी जी जिस वक्त वो सुल्ताना को मिठाई देने आया था और मिठाई उसने फेंक दी थी, तो उसको कह के गया था तू अच्छा नहीं कर रही, बेहतर है तू शादी कर ले, वरना तू जिसके चक्रों में है ना, होने तुझे वो उसकी भी नहीं देगा, याद रखी, वो तुझे मरवा देगा। तो ज़रीना ने कहा था देख लेंगे, जो भी होगा करवा ले, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, जिस दिन मरना है मरना है, जो रात कब्र में है वो रात कब्र में, मैं किसी से नहीं डरती। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा बीबी जी जब ये लड़ाई हो रही थी मैंने बातें सुनी थी। तुम कहाँ पे थी? उसने कहा मैं सामने नहीं थी, दूर थी, लेकिन मैं सुनी थी। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी बात किसने माननी थी? आपको देखा तो है राजू कितना गरीब सा बंदा है और कैसा है, मैं इसलिए खामोश हो गई थी। लेकिन बीबी जी ये सच है, वो मैंने सुन लिया था। मुझे लगता है उसी शख्स ने मारा है। अगर उसको पकड़ा जाए, उस पर शक भी किसी का नहीं जा रहा, उसको पकड़ भी कोई नहीं सकता। वो दोस्त है, मुखिया के बेटे का दोस्त है, उसको कौन पकड़ेगा? और मेरी बात कौन सुनता है? मैं तो पागल बंदी हूँ। लेकिन बीबी जी साहब अच्छा है, आप अच्छे हैं, इसलिए क्या मैंने कहा आपको कह दूँ, आप साहब को ज़रूर कहिएगा उसको पकड़ें। तो सुल्ताना समझ गई कि एक गाँव की औरत बेचारी अपनी खदशात का ज़ाहिर कर रही है। मैं कह भी दूँ शौहर की, शौहर भी हंस पड़ेगा कि इसको खदशा है कि उसने किया होगा। वो लोग, उनका महकमा है, बेहतर जानते हैं क्या कार्रवाई करनी है, कैसे तफ्तीश करनी है, क्या करना है, वो बेहतर करेंगे। उसने भी दिल रखने के लिए कह दिया हाँ हाँ मैं कह दूँगी कि उस लड़के को भी चेक करें, वो कह दूँगी मैं। उन्होंने कहा हाँ बीबी जी लाजमी साहब से कहना उसको चेक करें, मुझे लगता है वही है। जब वो सुना चुकी उसने कहा हाँ ये तो उसने भी मुझे बातें कही थी। लेकिन उसने देखा कि कबीर की आंखें चमक रही हैं और कबीर अजीब सा हुआ है। उसने बीवी से कहा, सुल्तान से कहा रुको मैं 1 मिनट आता हूँ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा रुको। और वहाँ से वो निकला
और चला गया। बीवी बेहरान थी कि ये क्या हुआ है माजरा। और जब शौहर लौटा, काफ़ी देर बाद लौटा वापस, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने कहा, तुम्हें पता है तुमने इस मसले को, इस केस को हल कर दिया। सुल्ताना चौंकी, कैसे? मैंने कैसे हल किया? उसने कहा, जब मुझे तुम बता रही थी कि राजू की बीवी और बेटी तुम्हारे पास आके बैठी और तुमने खाना भी खाया, सारा कुछ किया, तो मैं चौंक इसलिए गया था कि राजू की तो कोई बीवी ही नहीं है, उसकी तो कोई बीवी को तो मरे हुए कई साल हो गए हैं। वो एकदम से चौंक गई, क्या मतलब? उसने कहा, हाँ, और जो औरत तुम्हारे पास आके बैठी थी, मैं नहीं जानता वो कौन थी, लेकिन राजू की जो बीवी थी उसकी कोई बेटी नहीं थी, उसकी बीवी को भी मरे हुए कई साल हो गए, उसके बाद उसने शादी नहीं की। और तुमने जब ये सारी मुझे बात बताई और उस औरत का ये बताया कि वो तुम्हारे लिए खाना भी लेके आई, क्या तुमने खाना खाया था? उसने कहा, हाँ, लेकिन आप लोग जब गाड़ी पे बाहर आए थे वो बर्तन ले गई थी कि मैं मज़ीद गर्म करवा के भिजवाती हूँ, लेकिन आपने कहा मैंने खाना नहीं है। और मैं हैरान इस बात पे थी कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। जब उसने खाना ला के रखा था तो मैं खाती ही गई, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। इतना मज़ेदार खाना था जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। और उसकी बातों को भी मैंने इसलिए लिया, एक आम सी गाँव की औरत जिस तरह अपने खदशात का इजहार करती है, खदशात का इजहार कर रही थी। लेकिन कबीर ने कहा, तुम्हारी बातें जब मैंने सुननी शुरू की तो मैं चौंक गया और मैंने फिर भी इसको तस्दीक की। उन्होंने कहा, हाँ, उसको तो मरे हुए कई टाइम हो गया। तभी मैंने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि उस बंदे को जिसका वो कह के गई थी ट्रेस किया जाए, उसको पकड़ा जाए। बेशक वो ताकतवर था, लेकिन मुझे महकमे से परमिशन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने फिर भी परमिशन लिए बगैर कर दिया। मुझे यकीन था कि ये एक ऐसा किसी ने आके, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें पहुंचा दिया है कातिल तक। और उसको जब पकड़ा गया और उसके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा उसको पकड़ने का कि नहीं ये है वो है, लेकिन आपको पता है महकमा जब अपनी कार्रवाई पे आता है, उसको जब पकड़ा गया और उसको थोड़ा सा ही मारा गया तो वो फ़ौरन बोल पड़ा कि हाँ, उसी ने ही उसको चाय में नशावर चीज़ मिला के दी थी और उसके बाद उसने उसकी गर्दन दबा दी थी। और उसके पीछे यही था, उसने सारा बयान बता दिया था कि उसी मुखिया के बेटे ने और उस बंदे ने मिलके एक शाम पहले जिस रात उसकी गर्दन दबाई गई थी, उसकी इज्जत पे हमला किया था और ये भी उसके साथ था। जब उसकी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की गई तो वो इनसे बच निकली, भाग निकली और इसने उसके मुंह पे थूक दिया था। और तभी उसने और मैंने, वो बयान दे रहा था अपना, कि उसको कह दिया था कि अगर ये बात तूने निकाली तो हम तेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे कि रहने वाली तू भी नहीं होगी, तेरे यार और उसके बारे में हम भी सारा पता कर चुके हैं। अगर तूने अपनी ज़बान खोली तो देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। हमने उसको डरा तो दिया, लेकिन हम भी दोनों डरे हुए थे कि घर वालों को ये बात वो बता ना दे। लेकिन उस लड़के को, जो मुखिया का बेटा था, इस बात पे मान था कि नहीं बताएगी क्योंकि मैं रिश्ता करना चाह रहा हूँ और मैं आज इसलिए इसकी इज्जत ख़राब करना चाह रहा था ताकि ये मजबूर हो जाए मुझसे शादी करने के लिए। और अगर मुझसे पूछते मेरे घर वाले, इसके घर वाले, तो मैं कह देता हाँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसकी इज्जत पे हाथ रख रहा था। लेकिन उस रात भी वो रिलैक्स थी, उसने किसी को ये बात बताई नहीं। वो इंतज़ार में थी कि मैं अपने जिससे वो प्यार करती थी उससे मिलूं और उसको बता सकूं। उसका एक गेस्ट था, उस जो बयान दे रहा था, कि वहीं पे उसके मुखिया के बेटे ने कहा, नहीं मुझे डर है ये निकाल देगी बात, और ये निकाली तो मेरा बाप मुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आज उसी ही रात शाम को उन्होंने हरकत की थी, उसने रात को बुलाया और उसने कहा, अब्बा जिस तरह गुस्से में था अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसका एक ही हल है, इसको गर्दन दबा देते हैं। तो उसने पूछा क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है? उसने कहा इसलिए कि ये बात अगर उसने निकाल दी और गांव वालों को पता लग गई तो मेरा बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हमारे गांव में ये वाली बात नहीं हुई थी, आज से पहले इस तरह किसी ने नहीं किया था, एक मोहब्बतों वाला, अमन वाला गांव था। लेकिन अगर ये बात खोल देती उस वक्त तो मैं नहीं डरा, लेकिन अब मुझे अब्बे के हालात से लगा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे घर से भी निकाल देगा और हो सकता है मेरे साथ सख्त से सख्त अमल करे। तो उसने कहा उसका क्या हाल है? उसने कहा तू मेरा साथ दे, जा उसकी गर्दन दबा दे। उसने कहा ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने कहा तेरे ऊपर शक ही नहीं जाएगा। और उन लड़कों ने इस अंदाज में प्लानिंग की, क्योंकि जिस तरह वो उसके मुंह पे वो थूक डाल के गई थी और उसको लगा उस लड़के को भी ये बता देगी, और जितना ये गुस्से में है और जितना ये जज्बाती है और
जिस तरह मेरे चेहरे पे भी थूक डाल के कही है ये बता देगी और ये बता देगी। तो लड़का इतना डर गया था, उसने कहा इसका मारना ज़रूरी है, और उसने अपने दोस्त के ज़रिए उसका गला दबवा दिया था। और यूं मुखिया का वो बेटा और उसका वो दोस्त पकड़े गए। लेकिन कहानी अभी भी अपनी जगह पे थी। तो वो औरत कौन थी जो वो रात को आके बैठी थी और रात को आके उसने सारी उनको बातें बताई थी और ये सारा कुछ थी। राजू से भी कंफर्म किया कि उसने मेरी बीवी को तो मरे हुए कई अर्सा हो गया, तो उसकी बेटी भी कोई नहीं थी और उसके साथ एक लड़की भी थी। इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। और जहाँ तक वो लड़के की है उसको मैंने भी मज़ीद थोड़ा सा शॉर्ट किया और लंबी हो जाती है, मैं भी बाजू का स्टोरी समझता हूँ बोरिंग हो जाती है। उन्होंने जब लड़की के साथ इस तरह दस्त दराजी की थी, ज़बरदस्ती की कोशिश की थी, उस वक्त तो उसके जज्बात पे उसको समझा भी रहा था उसका दोस्त ये ना कर हम मारे जाएंगे, लेकिन वो जज्बात में कर बैठा। लेकिन लड़की भी बहादुर निकली, उसने उसको मुंह पे थूक भी दिया लेकिन बच गई, उसने अपनी इज्जत बचा ली। लेकिन उसको कह के गई थी कि तूने आज मेरे साथ ये किया तो गांव की किसी की लड़की के साथ भी कर सकता है, अगर तूने मेरे साथ किया तो देखा मैं भी तेरे साथ क्या करूंगी। उसने कहा जा जो करना है कर लें। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसी दिन उसका बाप किसी बात पे इतना उखड़ा हुआ था कि उसको लगा कि अगर ये बात उसके बाप तक पहुंच गई, आज बाप जितना गुस्से में था तो इसको भी नहीं छोड़ेगा। तो वो इतना डर गया और उसने कहा मैं आज ऐसी हरकत कर बैठा हूं जिस गाँव में आज से पहले किसी ने नहीं की थी, किसी की इज्जत पे हाथ डालने की। तभी उसने कहा इसको मैं चुप करा देता हूं वरना मैं मारा जाऊंगा। तभी उसने अपने उस दोस्त का सहारा लिया, उसको राज़ी कर लिया। वो उसका हमराज था और उसको बहुत ज़्यादा पैसों की लालच थी। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई होती रही, उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था, ये केस बंद ही हो गया था। वो जो उसका आशिक था वो कब्र के अंदर बैठा कर रहा था, उससे भी कोई ऐसी बात नहीं पता लग सकती थी। अगर वो औरत जो उस रात अपनी बेटी को लेके आई थी इस बात को आके ना बताती तो ये कत्ल का मामला कभी भी हल नहीं हो सकता था। कबीर और सुल्ताना के बाद में बच्चे भी हुए और ये कहानी उनके बच्चों तक भी पहुंची और भी लोगों तक पहुंचती रही, लेकिन सब इसी बात पे हमेशा हैरान रहे तो वो फिर औरत कौन थी। और उस औरत का पूरा हुलिया बता के और बच्ची का पूरा हुलिया बता के जब गांव वालों से पूछा गया, मजीद तस्दीक की गई, तो उस गांव में उस तरह की कोई भी औरत नहीं थी। सबसे अहम बात उसकी, वो कहते हैं जो उल्टी वाली आंख थी, आंख के ऊपर एक काला सा तिल कहें या वो मकड़ी सी होती है बड़ी सी, वो बनी हुई थी जो इसकी ख़ास निशानी थी। और इस तरह की कोई भी गांव के अंदर इस तरह की औरत नहीं थी। पूरा ट्रेस भी किया गया, पता किया गया, लेकिन किसी भी ऐसी औरत का सुराग ना मिल सका जिसका हुलिया उससे मिलता जुलता हो। फिर वो कौन थी, वो कहते हैं कोई नहीं जानता। पर ये उनकी कहानी थी। मैंने जिस तरह शुरू में कहा, हो सकता है मैं इसके सीक्वेंस को आगे पीछे कर गया हूँ, लेकिन एक अजीब सी कहानी थी। और सबसे अहम बात यह है, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगी आपको टुकड़े भेजूँ। ये कहानी ताया की छपी भी थी उस वक्त, मतलब उसी वक्त फौरी तो नहीं, बहुत बाद में आके वहाँ का कोई डाइजेस्ट था, उस डाइजेस्ट के अंदर भी ये कहानी छपी थी, पूरी कहानी कि मामा आज तक हल नहीं हो सका वो औरत कौन थी। और ये सच्चा वाक़या है। उन्होंने कहा कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ के तौर पर ये भेजूँगी कि सच्चा वाक़या हुआ था। अब वो दूर के हमारे ताया लगते हैं और उनकी नस्ल के अंदर भी ये कहानी चलती हुई आ रही है। इसके साथ में भेजेंगी तो इंशाल्लाह मैं इसको दिखा दूंगा लोगों को। तो ये थी जी उनकी कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, मैंने सुनाई। आप भी अपनी कहानी भेजिए, आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी कहानी मुझे भेजिए, लिख के भी भेजिए, वॉइस मैसेज भी आप करके कहानी भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है एंड पे स्टोरी या फिर OCS। OCS का मतलब होता है ऑफ कैमरा स्टोरी। इसके शुरू के लफ्ज़ हैं O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें तो आपकी कहानी देखते ही मैं मैसेज पे समझ जाऊँगा किसने मुझे कहानी भेजी है, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।